तो आपने देखा होगा आपके कुछ फील्ड्स में इस तरीके से स्क्वायर क्रो लगाए होते हैं, बहुत बड़ी सी स्टिक होती है, उस पर एक कपड़े लटका देते हैं और ऊपर एक मटका लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं या जो पेस्ट होते हैं जैसे रैट, रोडेंट्स वगैरह होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है, तो वो डर की वजह से फील्ड में नहीं आते। तो स्क्वायर क्रो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। फेंसिंग समझ ली हमने, बाउंड्री बनाना, स्क्वायर क्रो हो गया। नेक्स्ट है फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स जैसे वीडीसाइड्स के मैंने बताया कि केमिकल्स आते हैं, वैसे ही फंगीसाइड्स के केमिकल्स भी आते हैं। उनको स्प्रे के मेथड से स्प्रे कर देते हैं फील्ड में, जिसकी वजह से जो क्रॉप है उसको कोई भी मस्कीटो या कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं खाते। पेस्ट जैसे कि रैट्स, रैबिट्स, जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक है, और स्क्विरल्स, ये सब फिर क्रॉप को नहीं खाते। पेस्टिसाइड्स, अब पेस्टिसाइड्स भी यही केमिकल्स होते हैं, ये तो है फंगस से बचाते हैं। सॉरी, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जो रैट्स और रैबिट्स के लिए स्प्रे किए जाते हैं। फंगीसाइड्स होते हैं कि जैसे कोई भी क्रॉप होती है, जैसे वीट वगैरह होती है, तो उसको फंगस लगने का डर रहता है या कोई भी बैक्टीरिया लगने का, तो उनको स्प्रे कर देते हैं। तो ये दोनों आपके आर्टिफिशियल केमिकल मेथड्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। बेटा अब आपकी क्रॉप जो है वो तैयार हो गई है ना। सबसे पहले प्लोइंग की, फिर लेवलिंग की, फिर सोइंग की, मैन्योर भी डाल दी, फिर वाटरिंग की, वीडिंग भी कर दी अगर कोई अनवांटेड था। वीडिंग के बाद अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के बाद अब लास्ट स्टेप आया, जब पूरा टाइम कंप्लीट हो गया तो अब आपने क्रॉप को कट करना है। क्या करना है? कट करना है। तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। उसे क्या बोलते हैं बेटा? हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब कटिंग हो जाती है और कलेक्शन हो जाती है फूड क्रॉप की तो उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट कैन डन विद द हेल्प, इट कैन बी डन मैनुअली, थ्रेशिंग, विनोइंग मैनुअली का ही पार्ट है, कंबाइन। तो ये हम देख सकते हैं कि ये मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से की जा सकती है। चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट, इन मैनुअल हार्वेस्टिंग में बेटा क्या होता है कि जो लेबर है वो विद द हेल्प ऑफ सिकल इस तरीके का टूल होता है, उसकी हेल्प से क्रॉप्स को कट कर करके विद द हेल्प ऑफ सिकल कट कर करके कलेक्ट कर लेते हैं, बंडल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, फिर उस बंडल्स को ना ये बहुत बड़े से स्टोन पे या वुडन बार पे इस तरीके से बीट करते हैं ताकि उसमें से जो क्रॉप्स में से जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से वो सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग शाफ फ्रॉम ग्रेनिंग बाय बीटिंग द क्रॉप अगेंस्ट द स्टोन और वुडन बार। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि लेडीज़ बंडल्स को ऐसे बीट कर रहे हैं एक बेंच के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो सारे सीड्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज़ विनोइंग। अब देखो जो बच्चे सीड्स कलेक्ट हो गए थे, अब उनके अंदर ये तो है नहीं कि कुछ छिलका वगैरह कुछ नहीं होगा, उनके अंदर अभी भी थोड़ा सा वेस्ट होगा। तो उस वेस्ट को वो कैसे सेपरेट करेंगे? तो थ्रेशिंग के बाद विनोइंग जो है, विनोइंग इसकी हेल्प से, टूल की हेल्प से, जो छज होता है इसे हिंदी में छज बोलते हैं, इसकी हेल्प से ब्लो करके एयर की हेल्प से ये लोग सीड्स, क्योंकि हैवी होते हैं तो वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और जो लाइट वेट छिलके होंगे वो हवा की हेल्प से उड़कर साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा विनोइंग, ठीक है। तो ये सारा आपका केस होता है विनोइंग जब आप मैनुअली हार्वेस्ट करते हो, ठीक है, मैनुअली हार्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट है आपका कंबाइन। ये है आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग। आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग वही इन ट्रैक्टर्स का यूज़ करके, जैसे हम शुरू से हमने दोनों मेथड्स पढ़े हैं, मैनुअल और आर्टिफिशियल, है ना। तो यहाँ पे भी कंबाइन एक मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा ट्रैक्टर है, ये जो पूरी कटिंग कर रहा है, कटिंग कर करके यहाँ से ये ऊपर अंदर मशीन में सीड सेपरेट होके इस वाले कंटेनर में कलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज थ्रेशर, कंबाइन, हार्वेस्टर, इसको सब कुछ ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज। सब कुछ हो गया, क्रॉप पूरी रेडी होगी। अब उस क्रॉप को एकदम से हम सबके घर पे तो पहुंचा नहीं सकते, है ना। ऐसे वहाँ से फील्ड में से तो उन्हें कोई ख़रीद नहीं लेगा, तो उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा हमें सेल करने के लिए। तो कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो उन्हें स्टोर किया जाता है इस तरीके से स्टोर किया जाता है गनी बैग्स में, जूट बैग्स में,
भरकर मंडियों में लेकर जाया जाता है, या इस तरीके के जो सिलेंडर्स होते हैं बहुत लार्ज स्केल पे जब स्टोरेज करनी है तो इस तरीके के सिलेंडर्स में बहुत बड़े होते हैं, इन्हें सिलोज बोलते हैं, इनमें स्टोर करते हैं। ठीक है, द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज स्टोर्ड इन आइदर गनी बैग्स और ग्रेन सिलोज। ठीक है, नेक्स्ट पेरिशेबल फूड आइटम्स। पेरिशेबल मतलब जिस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो ख़राब हो जाते हैं, उनको तो पैकेट्स में कट्टों में नहीं डाल सकते, गनी बैग्स में, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे फ्रीज़र्स लगे होते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और उनकी जो नेचर है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन तब उस चीज़ को बोलते हैं जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी इंडिया में। ठीक है, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ क्रॉपिंग। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड कल्टीवेशन। क्रॉप रोटेशन वो होता है जब अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना। जैसे अभी खारिफ सीज़न था तो पैडी ग्रो कर दी, फिर उसके बाद राबी सीज़न आएगा तो वीट ग्रो कर देंगे, तो ये होती है क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन होता है जब एक ही लैंड के ऊपर बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, एक ही लैंड के ऊपर 2 or more different crops in a particular field at same time, सो उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड कल्टीवेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड कल्टीवेशन। जैसे सपोज़ ये एक फील्ड है, उसमें यहाँ पे कर दी थोड़ी सी सरसों, यहाँ पे उन्होंने टमाटोज़ ग्रो कर दिए, यहाँ पे धनिया ग्रो कर दिया, यहाँ पे मेथी, सो दिस इज़ मिक्स्ड कल्टीवेशन। ठीक है, अब ये चीज़ है क्रॉप रोटेशन है। अब इसमें मैंने बताया कि 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स को सेम प्लॉट पे तो ग्रो कर रहे हैं बट लेकिन ऑल्टरनेटली कर रहे हैं, एक सीज़न में कोई क्रॉप, दूसरे सीज़न में कोई क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अब हमने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सी चीज़ें की है, एक बार रिवाइज़ करो ज़रा मेरे साथ, रिवाइज़ करिए। प्लोइंग, लेवलिंग, सोइंग, मैन्योरिंग, उसके बाद इरिगेशन, वीडिंग भी कर दी, क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर दिया, उसके बाद हार्वेस्ट की, हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर किया। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके पूरी क्रॉप की कल्टीवेशन के। अब है जो फूड प्रोडक्ट्स हमें एनिमल्स से मिलती हैं, जैसे मिल्क है, एग्स है, हनी है ना, ये सब चीज़ें जो सी एनिमल से मिलती है तो उनकी भी तो कुछ फार्मिंग होती है, तो उस फार्मिंग को बोलते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री। उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जैसे काओ, बफेलो गोट, मीट कहाँ से आ रहा है, मेल गोट, शीप, फिश, पोल्ट्री एक्सेट्रा। तो हम समझते हैं इनको भी 1 by 1। सो फर्स्ट वन इज़ बी कीपिंग और एपीकल्चर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी कीपिंग। यहाँ पे ये लेडी जो है ये बीज को रियर कर रही है, बीज को प्रोटेक्ट कर रही है इनमें बॉक्सेस में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हनी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हनी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, कैटल फार्मिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी कैटल्स हैं। ठीक है, ये इन कैटल से क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो कैटल फार्मिंग इज़ रिलेटेड टू डायरी फार्मिंग। ठीक है, डायरी फार्मिंग से रिलेटेड है। डायरी फार्मिंग इज़ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारे, बटर, कर्ड, लस्सी, है ना, स्वीट्स जितनी भी होती हैं मिल्क से बनती हैं, तो ये डायरी फार्मिंग होगी आपकी। नेक्स्ट, वाइट रेवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन थी इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की, वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन है आपकी, डॉक्टर वी कुरियन इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क की, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के इंक्रीज एक्टिविटी को बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन।
इंडिया में जो अमूल ब्रांड चलती है ना, अमूल की ऐड देखते हो आप, अमूल बटर वगैरह, तो उसके फाउंडर हैं, CEO थे डॉक्टर वी कुरियन। उनकी वजह से ये वाइट रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अमूल मैन। नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है, जैसे एग्स, ठीक है, एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और चिकन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी रियरिंग हो रही है, मार्केट में इन्हें सेल किया जाता है। जो वो वेज या नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए इसकी भी अलग से फार्मिंग होती है। नेक्स्ट फ़िश फार्मिंग, ठीक है। जो लोग फ़िश खाते हैं, या ये कॉड मेडिसिन में भी फ़िशेस का बहुत यूज़ होता है, कॉड लिवर ऑयल बनाने में, तो ये होती है फ़िश फार्मिंग, या इसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वाकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं शीप फार्मिंग। अब जैसे आपने प्लांट्स में कॉटन और जूट प्लांट से आपको मिली थी, वैसे ही जो आपकी वूल है वो एनिमल्स से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। तो ये भी फाइबर क्रॉपिंग की एक एग्जांपल है शीप फार्मिंग की। शीप्स की स्किन से हमें वूल जनरेट होती है, ठीक है। तो शीप फार्मिंग इज़ कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो चैप्टर आज मैंने पढ़ाया है, अब इसके बाद जब आप अपनी स्कूल बुक NCERT को ओपन करोगे और उसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर मैं पहले ही समझ चुका हूँ। आपका बड़ा अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज़ करिए। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। और अच्छे से अपना स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन ठीक रखिए, ताकि एट द एंड आपके ऊपर बर्डन ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इजी लैंग्वेज में चैप्टर्स को ट्रांसलेट करके प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। कीप लर्निंग।